कमेंट वाला खोल दीजिए। हो गया लाइव। जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो भाई प्रस्तुत हूँ आज आप लोगों के सामने रिस्पिरेशन इन प्लांट का लेक्चर नंबर 3 लेके। कल भी हम लोग लेक्चर नंबर 3 ही पढ़ रहे थे, बट कुछ कारणों से कल की क्लास प्रॉपर हो नहीं पाई थी, तो वही चीज़ें हम लोग दोबारा पढ़ेंगे। आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है वो है रिस्पिरेशन इन प्लांट लेक्चर नंबर 3। और ये हम लोग पढ़ किसके लिए रहे हैं? आप बोलेंगे सर बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस बायोलॉजी के लिए। आप कहीं का भी सर टीजीटी दे रहे हो, आप कहीं का भी पीजीटी दे रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए इफेक्टिव होने वाली है। ये क्लास सर आपके लिए क्या होगी? इफेक्टिव होने वाली है। चलिए, तो एक बार आप लोग क्लियर करिए भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार क्लियर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं? ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं भाई? चलिए, आवाज़ जा रही है प्रॉपर? इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं। पहला है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9th-10th वर्ग के लिए। सेकंड है एनवीएस टीजीटी साइंस 2024 के लिए। थर्ड है एमपीटेट वर्ग 2 मेंस। ये 3 नए बैच चल रहे हैं, जिसमें आपको प्रोवाइड क्या की जाएंगी चीज़ें? लाइव क्लास मिलेगी सर, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी। और केमिस्ट्री की क्लास आपकी डॉक्टर महेश सिंह सर लेंगे। बायोलॉजी की क्लास मैं लूंगा, यानी आपके आकाश सर लेंगे। और फिजिक्स वाली क्लास आपकी हारिस मुस्तफ़ा सर लेंगे। कौन लेंगे भाई? हारिस मुस्तफ़ा सर लेंगे। चलिए, तो अभी तक जिन्होंने कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है, इन तीनों बैच में से कुछ भी ज्वाइन करना है, तो यहाँ संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं भाई। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि लक्ष्य फाउंडेशन बैच चल रहा है 2025। लक्ष्य फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसकी वैलिडिटी 2 ईयर है या ड्यूरेशन 2 साल का है। ग्रेजुएशन के बाद का लक्ष्य जिन्हें भी एस्टेट, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूकेएलटी, ईएमआरएस, एलटी, पीजीटी, टीजीटी, दिल्ली ट्रिपल एसबी, बीपीएससी, टेट, यूके लेक्चरर, एमपी टेट, सारे कोर्सेज के लिए बैच अवेलेबल हैं। जिन्हें जो भी बैच ज्वाइन करना है, यहाँ संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग बैच को सर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस तक चीज़ों को पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था सर? ग्लाइकोलिसिस तक चीज़ों को पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोग ग्लाइकोलिसिस तक चीज़ों को पढ़ लिए थे, ठीक है। तो एक बार आप लोग डन लिखिए, तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। एक बार आप लोग डन लिखिए, तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। पिछली क्लास में हम लोग ग्लाइकोलिसिस तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोडक्ट बनता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा और आपका पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे सर। तो वो 2 मॉलिक्यूल का भविष्य क्या होगा, फेट क्या होगा सर? तो 2 मॉलिक्यूल के फेट डिपेंड करते हैं सर किस पर? आप बोलेंगे सर फेट डिपेंड करेगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाएगा तो पायरुविक एसिड चला जाएगा कहां पर? एरोबिक रिस्पायरेशन में। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो पायरुविक एसिड चला जाएगा फर्मेंटेशन या एनारोबिक रिस्पायरेशन में। तो फेट ऑफ पायरुविक एसिड, हेडिंग बनेगी सर फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, फेट ऑफ पायरुविक एसिड हम लोग देखते हैं। हमने आपसे बताया कि फेट 2 हो सकते हैं सर। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस हुआ तो फेट अलग होगा। गुड मॉर्निंग उमा जी, गुड मॉर्निंग प्रभाकर जी। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस हुआ, हम यहां पर लिख लेंगे O2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है सर, और या तो ऑक्सीजन अब्सेंट होगा। 2 ही कंडीशन हो सकती है। स्वागत है भाई आप लोगों का। चलिए, एक्चुअली कल क्लास हो नहीं पाई थी पूरी ना, तो शुरू से पढ़ा के आज क्रेब्ज साइकिल तक पढ़ाएंगे, क्योंकि कल बहुत डिस्टरबेंस भी हुआ था। तो आज क्लास को अच्छे से पूरा करेंगे हम लोग। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है सर तो क्या होगा? आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो एरोबिक रिस्पायरेशन चलेगी। कौन सी रिस्पायरेशन परफॉर्म करेगी? एरोबिक रिस्पायरेशन में आपका पायरुविक एसिड जाएगा। एरोबिक रिस्पायरेशन में आपका पायरुविक एसिड जाएगा और एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन
आप बोलेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर? एरोबिक रिस्पायरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ऑपरेट करेगा सर। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है सर, अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है, गुड मॉर्निंग मीना जी, अगर सर ऑक्सीजन अब्सेंट है उस कंडीशन में क्या होगा? आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन अगर अब्सेंट है तो ये पायरुविक एसिड चला जाएगा एनारोबिक रिस्पायरेशन में। कहां पर? एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये पायरुविक एसिड चला जाएगा, जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं सर? फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल में आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन होगा। कल वाली ही क्लास को हम लोग अच्छे से करेंगे। कल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ था तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्लास में बीच बीच में इंटरप्शन हो, तो क्लास प्रॉपर ढंग से जाएगी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग अब देखते हैं सर, हमने देख लिया फेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले सर लिंक रिएक्शन चलेगी। लिंक रिएक्शन एसिटिल को एंजाइम ए का फॉर्मेशन होगा, मतलब सर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटिल को एंजाइम ए में। अब ये एसिटिल को एंजाइम में आगे चल के फर्दर आपका क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होगा और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करा देगा। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे अब सर लिंक रिएक्शन। अब अगली हेडिंग अपनी बनेगी लिंक रिएक्शन। अगली हेडिंग अपनी हो जाएगी लिंक रिएक्शन। बताइए लिंक रिएक्शन का अनदर नेम बताइए भाई। लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम बताइए। आप बोलेंगे सर लिंक रिएक्शन को बोलते हैं गेटवे रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भाई? सर बोलते हैं इसे गेटवे रिएक्शन। गेटवे रिएक्शन बोलते हैं। इसी को सर ऑक्सीडेटिव, इसी को सर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन नहीं भाई, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इसी को सर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये चीजें शायद आपको पता हो, बहुत बढ़िया, ये चीजें शायद आपको पता हो। अब हम लोग यहां पर देखेंगे साइट की बात करेंगे सर। बताइए साइट क्या होगा? साइट क्या होगा लिंक रिएक्शन का? लिंक रिएक्शन का साइट क्या होगा सर? आप बोलेंगे सर लिंक रिएक्शन की साइट होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आपका लिंक रिएक्शन का साइट होगा। लिंक रिएक्शन की साइट क्या हो जाएगी सर? आप बोलेंगे सर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये लिंक किसे करेगा सर? अरे भाई लिंक रिएक्शन नाम है तो लिंक्स, इट लिंक्स, किसे लिंक करेगा? आप बोलेंगे सर लिंक ग्लाइकोलिसिस। किसे लिंक कर रहा है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस को लिंक करेगा। एंड किसे करेगा? क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को ये लिंक कराता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन बोलते हैं। स्लाइड नंबर फर्स्ट है अभी, जो कल हम लोग पढ़े थे, कंप्लीट नहीं हो पाया था, प्रॉपर ढंग से चीजें नहीं हो पाई थी। आज हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है ना? कल लाइट बार बार जा रही थी, चीजें गड़बड़ हो रही थी, तो आज उसे हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को कौन लिंक करा रहा है? लिंक रिएक्शन कराएगा, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन बोला भी जाता है। सेकेंड, और किसे लिंक कराएगा सर? तो हमने आपसे कल भी बताया था कि ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म को भी लिंक कराता है। एंड फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को भी ये क्या कराता है? लिंक कराता है। को भी ये क्या करेगा? लिंक करेगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म को कैसे लिंक करेगा? तो देखिए, जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, मतलब जब आपका ग्लूकोज टूटेगा सर, ग्लूकोज में सर क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुई, बना पायरुविक एसिड, बन गया सर पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड बना। यहां पर कौन सी प्रोसेस चली? आप बोलेंगे सर ग्लाइकोलिसिस हुआ। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ सर, पायरुविक एसिड बना। क्या बन गया? पायरुविक एसिड बन गया। अब यहां हम लोग सर फैट को तोड़ लेते हैं। हमने जब सर फैट को तोड़ा तो फैट टूटता है दो मॉलिक्यूल में, एक तो आपका होगा सर फैटी एसिड,
एक आपका होगा फैटी एसिड, सेकेंड होगा सर ग्लिसरॉल, सेकेंड हो जाएगा ग्लिसरॉल। अब ये फैटी एसिड में सर चलेगा बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का होगा सर बीटा ऑक्सीडेशन, और यहां पर बनेगा एसिटिल, एसिटिल कोएंजाइम ए। मतलब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ सर और बना एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या बना? एसिटिल कोएंजाइम ए बना, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हुआ। अब ये पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन के थ्रू सर, ये पायरुविक एसिड भी लिंक रिएक्शन के थ्रू क्या बनाता है? ये है आपकी लिंक रिएक्शन। पायरुविक एसिड भी लिंक रिएक्शन के थ्रू बना रहा है एसिटिल कोएंजाइम ए। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बाद भी बना एसिटिल कोएंजाइम ए। और ये आपका क्या है सर? ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये आपका फैट है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म, ये दोनों को कनेक्ट कौन करा रहा है? आप बोलेंगे सर लिंक रिएक्शन ही तो करा रहा है। लिंक रिएक्शन ने पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में बदला, ये फैटी एसिड भी एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज हो रहा है, इस कारण से इसको लिंक रिएक्शन बोला जाता है। कुछ क्लियर हो रहा है? आगे चल के यही एसिटिल कोएंजाइम में चला जाएगा क्रेब्ज साइकिल में। कहां पर? क्रेब्ज साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। यही एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्ज साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो चीजें समझ में आई कि नहीं? लिंक रिएक्शन बोलने का कारण क्या था सर? क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्ज साइकिल को कनेक्ट करा रहा है। कैसे करा रहा है सर? यहां ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है और क्रेब्ज साइकिल का सबस्ट्रेट एसिटिल कोएंजाइम ए है। इन दोनों को कनेक्ट कराने का काम आपका लिंक रिएक्शन करा रहा है। फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी लिंक कराने का काम आपका लिंक रिएक्शन करा रहा है। इस कारण से सर इसको क्या बोलते हैं? इस कारण से इसे क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन बोला जाता है। और इसे गेटवे रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी आपका एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा तभी क्रेब्ज साइकिल क्या करेगी? ऑपरेट करेगी। अब बिना एसिटिल कोएंजाइम में बने क्रेब्ज साइकिल चल नहीं सकती। इसका मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन में पायरुविक एसिड जब तक कन्वर्ट नहीं होगा एसिटिल कोएंजाइम में एरोबिक रिस्पायरेशन ऑपरेट नहीं कर पाएगी, क्रेब्ज साइकिल ऑपरेट नहीं करेगी। तो ये एक कैसा गेटवे जैसा काम करेगा, बिना लिंक रिएक्शन से हुए पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में चेंज नहीं होगा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं नेचर ब्लॉक जी, कल कुछ दिक्कतें हुई थी भाई वहां पर। चलिए, तो यहां तक शायद चीजें क्लियर हो गई हों। अब अगली स्लाइड पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखते हैं कि एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा। बताइए, लिंक रिएक्शन में एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? एंजाइम का नाम बताइए भाई। एंजाइम कौन सा होगा लिंक रिएक्शन में जो इन्वॉल्व होगा? एंजाइम का नाम बताइएगा। लिंक रिएक्शन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? आप बोलेंगे सर एंजाइम का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम है सर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कौन सा एंजाइम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है सर। कॉम्प्लेक्स है मतलब ढेर सारे एंजाइम से मिलकर बना होगा। कॉम्प्लेक्स का नाम लेते ही आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, सिंपल एंजाइम नहीं है। सिंपल एंजाइम बना हुआ होता है प्रोटीन का, कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, इसका मतलब प्रोटीन के साथ यहां पर नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा जिसे हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। इसका मतलब यहां पर कौन कौन से एंजाइम होंगे? तो एक बात ध्यान रखिएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स टोटल 5 एंजाइम से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें 3 आपके फंक्शनल होते हैं, 2 आपके स्ट्रक्चरल होते हैं। तो हम यहां फंक्शनल एंजाइम की बात करेंगे सर, तो 3 फंक्शनल एंजाइम कौन कौन से होते हैं? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, अच्छा आवाज नहीं जा रही है क्या? अभी ठीक है?
अभी आवाज आ रही है? एक बार क्लियर करिए भाई। अभी जा रही है कि नहीं? हेलो, अभी आवाज प्रॉपर पहुंच रही है बेटा? चलो, डी कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज और ट्रांस एस्टिलेज 3 फंक्शनल एंजाइम होते हैं। हम आगे देखते हैं। यहां पर अगर ये कॉन्जुगेटेड, यहां पर क्या शब्द लिखा है? कॉम्प्लेक्स लिखा है। क्या लिखा है भैया? ये लिखा है कॉम्प्लेक्स। ये देखिए कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? कॉन्जुगेटेड एंजाइम है। अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, ठीक है, अगर कॉन्जुगेटेड एंजाइम है इसका मतलब प्रोटीनियस पार्ट के साथ साथ कोफैक्टर भी होगा, नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होगा। गुड मॉर्निंग पवन जी। इसका मतलब प्रोटीनियस पार्ट के साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा जिसे हम कोफैक्टर बोलते हैं। अगर ये सिंपल एंजाइम होता तो सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता, सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ होता। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कोफैक्टर तो चाहिए सर। एंजाइम कॉम्प्लेक्स है मतलब कोफैक्टर चाहिए। और कोफैक्टर कौन कौन से होंगे? कोफैक्टर्स कौन कौन से होंगे बताइएगा। यहां पर कौन कौन से कोफैक्टर्स चाहिए सर? कोफैक्टर कौन कौन से होंगे बताइएगा आप लोग। आप बोलेंगे सर कोफैक्टर यहां पर होगा, यहां पर सर टोटल 5 कोफैक्टर होंगे। पहले कोफैक्टर का नाम है टीपीपी। टीपीपी पहला कोफैक्टर है सर टीपीपी। सेकंड कोफैक्टर है सर एलए। थर्ड कोफैक्टर है सर Mg+2। थर्ड कोफैक्टर है सर Mg+2। फोर्थ कोफैक्टर है सर कोएंजाइम ए। और फिफ्थ कोफैक्टर है सर NAD+। कुछ क्लियर हो रहा है? TPP-LA का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर TPP का मतलब है थियामिन। इसका मतलब है थियामिन। मैं आज भी बता रहा हूं, थाइमिन नहीं, थियामिन पायरोफॉस्फेट। थियामिन पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट। और थियामिन होता है विटामिन B1। थियामिन होता है सर विटामिन B1। एलए का मतलब है सर लिपोइक एसिड। एलए का मतलब है लिपोइक एसिड। क्या होगा भैया? लिपोइक एसिड। इसका मतलब 5 कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को सर 5 कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ रही है। टीपीपी, लिपोइक एसिड, Mg+2, कोएंजाइम ए और आपका NAD+। NAD+ आपका रिड्यूसिंग पावर है। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर। अगली स्लाइड पर मैं कुछ आपसे पूछूंगा, आप खुद ही बताएंगे। हमने यहां पर लिखा कि 2 मॉलेक्यूल आपका क्या है? पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये पायरुविक एसिड सर कन्वर्ट हो रहा है, ये पायरुविक एसिड सर कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। और इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्या बनेगा भैया? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। आप बताइएगा सर 3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी कि नहीं? बट उसके पहले हम यहां पर एंजाइम का नाम लिखेंगे। एंजाइम है सर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसके बाद सर अब हम लिख रहे हैं किसको? कोफैक्टर्स को। टीपीपी। टीपीपी के बाद आपका आ गया सर लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड के बाद आपका आ गया सर कोएंजाइम ए। क्या आया भैया? लिपोइक एसिड के बाद आपका आ गया कोएंजाइम ए। अब यहां पर क्या आएगा? Mg+2। Mg+2 और आ गया आपका NAD+। रिएक्शन ठीक ठाक लग रही है? रिएक्शन सही है या नहीं? आप बताइए, आप मुझे बताइए, आप ही बताइए। यहां पर मैंने आपसे बोला कि यहां पर
3 कार्बन का कंपाउंड 2 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब सर यहां पर CO2 बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। अब 2 मॉलिक्यूल है इसलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम में बना, तो सर 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, यहां पर मैंने एंजाइम लिखवाया है डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज क्या करेगा? CO2 को बाहर करा देगा। डीकार्बोक्सिलेज का फंक्शन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा देगा। चीजें कुछ क्लियर हुई? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक सिंपल सी बात हम समझते हैं सर, ये फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला आपका होता है पायरुविक एसिड का, ये पायरुविक एसिड का फार्मूला है, समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो गई, ये CO2, या मैं इसे पिछले वाले पेज पर कर देता हूं या आगे वाले पेज पर समझा देता हूं जिससे आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर रहे। CH3CO COOH, CH3CO COOH, ये भाई CH3CO COOH है। यहां से सर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा दिया, ये आपका CO2 बाहर चला गया। ये CO2 रिलीज हुआ, किसकी एक्टिविटी हुई? कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज की। किसकी एक्टिविटी हुई? डी कार्बोक्सिलेज की, डी कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी हुई। ठीक, ध्यान दीजिएगा, डी कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी हुई, CO2 बाहर हो गया। अब ये हाइड्रोजन फ्री है यहां पर, अब ये हाइड्रोजन फ्री है सर, तो हाइड्रोजन जाएगा कहीं ना कहीं जुड़ेगा, और यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है सर? NAD है। अब यहां पीछे फिर से हम आ जाते हैं, हाइड्रोजन अब यहां पर फ्री था, ये हाइड्रोजन NAD से बाइंड करेगा और क्या बना लेगा? 2 मॉलिक्यूल बना लेगा NADH2 का, NADH2 का बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पर आप देख सकते हैं फ्री हुआ। हाइड्रोजन फ्री है, हाइड्रोजन बाइंड कर लेगा NAD के साथ, क्योंकि NAD ही आपका क्या होता है? यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। अब सर यहां पर NAD के साथ बाइंड करके ये NADH2 बना लिया। मैं यहीं पर आपको समझा भी देता हूं, ये रहा आपका, ये वाला हाइड्रोजन बाइंड करके बना लिया सर NADH2, ये बन गया NADH2। और आप बताइए, हाइड्रोजन यहां पर रिलीज हो रहा है, NADH2 से बाइंड हो रहा है, एंजाइम कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम होगा सर डिहाइड्रोजिनेज। कंसेप्ट है, समझने वाली बात है। आगे हम देखते हैं, अब यहां पर सर हमने देखा कि हमने यहां पर देखा सर कि हाइड्रोजन भी बाइंड कर गया, ये हाइड्रोजन भी बाइंड कर गया सर। अब बचा क्या? ये है सर एसिटाइल ग्रुप, ये है एसिटाइल ग्रुप। क्या है भाई? एसिटाइल ग्रुप है, ये सर आपका एसिटाइल ग्रुप है। इस एसिटाइल ग्रुप पर आकर अब कोएंजाइम में बाइंड कर जाएगा। कोएंजाइम यहां पर फ्री है, यहां पर कोएंजाइम में एज अ कोफैक्टर है। अब ये कोएंजाइम में ट्रांसफर होगा एसिटाइल ग्रुप पर, तो यहां पर हुआ क्या सर? यहां पर कोएंजाइम में बाइंड किया और ये एसिटाइल ग्रुप बना लेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। बना कि नहीं? आप बोलेंगे सर एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया। और एंजाइम की बात करें तो यहां पर सर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, यहां पर सर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था, और यहां ट्रांस एसिटिलेज का फंक्शन हो जाएगा। ट्रांस एसिटिलेज यहां पर रोल प्ले करेगा। और आपसे कभी भी पूछा जाए ट्रांस एसिटिलेज कराता क्या है, तो आप बोलेंगे सर ट्रांसफर ऑफ कोएंजाइम ए ऑन किसके पास? एसिटाइल ग्रुप। कोएंजाइम ए का ट्रांसफर कराएगा किसके पास? एसिटाइल ग्रुप के पास, और बना देगा एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या बनाएगा? एसिटिल कोएंजाइम ए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, NADH2 भी बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई तो क्या बोलेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया हुई। यहां पर NADH2 बना, डिहाइड्रोजिनेज या डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, और यहां पर एसिटिल कोएंजाइम ए बन गया, क्योंकि ट्रांस एसिटिलेज यहां पर वर्क किया। तो तीनों एंजाइम के फंक्शन क्लियर हुए कि नहीं? मैसेज करके एक बार जवाब करिए, तीनों एंजाइम के फंक्शन क्लियर हुए कि नहीं? और एक बात, हम इससे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कारण क्या होता है सर? कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो डीकार्बोक्सिलेशन तो हुआ, ऑक्सीडेटिव क्यों बोलेंगे? पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, NAD का रिडक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर? ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ,
NAD बना, NADH2 बना, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेटिव, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसलिए बोल देंगे डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे इसे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों बोला जाता है? कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? पायरुविक एसिड भाई साहब का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हुआ, यहां पर NAD आपका रिड्यूसिंग एजेंट था, इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया और हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके NADH2 बना दिया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया, ये डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। इस कारण से पूरी प्रक्रिया को ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। तीनों एंजाइम के फंक्शन बता दिए। डीकार्बोक्सिलेज का काम होगा कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा भाई, यहां पर डिहाइड्रोजिनेज वर्क करेगा, और यहां पर कोएंजाइम का ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप पर कौन कराएगा? तो आप बोलेंगे सर ट्रांस एसाइटिलेज। तो कहने का मतलब यहां पर तीनों एंजाइम भी आपके क्लियर हो गए होंगे। यहां पर मैंने ये चीजें समझा भी दी है कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। पहले CO2 निकला तो ये हाइड्रोजन फ्री हो गया, हाइड्रोजन जब फ्री हुआ तो ये बाइंड कर गया NADH के साथ, NAD के साथ NADH2 बना लिया, और यहां पर एसिटिल ग्रुप फ्री हुआ तो यहां पर कोएंजाइम आके बाइंड कर गया, और ट्रांस एसिटिलेज यहां पर एक्टिविटी अपना क्या करेगा? प्ले करेगा। यहां तक चीजें क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्ज साइकिल, अब हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्ज साइकिल, अब हम लोग क्रेब्ज साइकिल पढ़ेंगे, ठीक? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं भैया? यहां तक क्लियर है बिल्कुल? चलिए अब हेडिंग बनेगी सर क्रेब्ज साइकिल। अब हेडिंग हम लोग बनाएंगे क्रेब्ज साइकिल, क्रेब्ज साइकिल। क्रेब्ज साइकिल का अनदर नेम बताइए भाई, क्रेब्ज साइकिल को और क्या बोला जा सकता है? आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं TCA साइकिल, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और क्या बोलेंगे सर? सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। और क्या बोलेंगे भाई? सारा चंदन लगाए हैं, हनुमान जी से मिलके आए हैं? अरे नहीं, चंदन नहीं लगाए, वो वीडियो क्वालिटी यहां पर होगी वैसी। क्यों चमक रहे हैं क्या आज? चलिए इसे बोल देंगे सर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल। इसी को सर बोलेंगे मेटाबॉलिक सिंक, इसी को बोल देंगे सर मेटाबॉलिक सिंक रिएक्शन, मेटाबॉलिक सिंक रिएक्शन बोल देंगे, या मेटाबॉलिक सिंक बोलेंगे, ठीक? चलिए अब आप बताइए, डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। आप बताइए क्रेब्ज साइकिल का डिस्को किसने किया था, या डिस्कवरी किसने की थी? आप बोलेंगे सर डिस्कवर्ड, यहां आप बोलेंगे सर डिस्कवर्ड बाई। क्रेब्ज साइकिल के डिस्कवरी से रिलेटेड बात कर लें तो एक ही नाम आता है, यचे क्रेब्स, यचे क्रेब। यचे क्रेब साहब ने क्रेब्ज साइकिल की डिस्कवरी की थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार भी मिला था, ठीक है? साइट की बात कर लें सर, क्रेब्ज साइकिल के साइट की बात कर लें। बताइए क्रेब्ज साइकिल की साइट क्या होगी भाई? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगा क्या? क्रेब्ज साइकिल की साइट क्या होगी सर? क्रेब्ज साइकिल की साइट क्या होगी? क्रेब्ज साइकिल की साइट क्या होगी बताइएगा भैया। साइट की बात कर लेते हैं, क्रेब्ज साइकिल, क्रेब्ज साइकिल के साइट की बात कर लेते हैं सर। साइट अभी तक बताया नहीं किसी ने। चलिए साइट, बहुत बढ़िया। साइट की जब भी बात हम लोग करेंगे, साइट आपका होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है सर? साइट होती है क्रेब्ज साइकिल की, ठीक? क्रेब्ज साइकिल की साइट आपकी होगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट सर, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी और आप ही उसका जवाब देंगे। बताइए सबस्ट्रेट इंट्रेंट, कल भी शायद बताया था, सबस्ट्रेट
इंटरेंट कौन होगा? इंटरेंट कौन होगा? कौन सा सबस्ट्रेट बाहर से आएगा? सर आप बोलेंगे सर एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम है, एसिटिल कोएंजाइम है, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। एसिटिल कोएंजाइम है सर, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये पायरुविक एसिड के कन्वर्जन से बना है। तो सबस्ट्रेट इंटरेंट कौन होगा? बाहर से कौन आएगा? एसिटिल कोएंजाइम में आएगा। अब बताइए सबस्ट्रेट रिएक्टेंट कौन सा होगा? सबस्ट्रेट रिएक्टेंट कौन सा होगा भाई? रिएक्टेंट कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या होगा भैया? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि सर 4 कार्बन का कंपाउंड है। सबस्ट्रेट इंटरेंट आपसे पूछा जाए, ये सवाल बनता है कि सबस्ट्रेट इंटरेंट कौन होगा, तो आप बोलेंगे सर एसिटाइल कोएंजाइम है, क्योंकि ये बाहर से इन्वॉल्व होता है। अगर आपसे सबस्ट्रेट रिएक्टेंट पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की बात कर ली जाए सर, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा सर? स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की जब भी बात की जाएगी सर, आप बोलेंगे सर 2 कार्बन और 4 कार्बन वाला मिलके 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, नाम है सिट्रेट, नाम है सिट्रेट, या इसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड, इसी को बोलते हैं ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो 6 कार्बन का सिट्रेट बनेगा या सिट्रिक एसिड बनेगा, इसी कारण से इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसी कारण से सर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसी कारण से क्या बोलेंगे भैया? सिट्रिक एसिड साइकिल बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सारी चीजें शायद क्लियर हो गई हो यहां तक। अब हम लोग साइकिल की बात कर लेते हैं, क्योंकि सर साइकिल है और साइकिल की एक खास बात है सर कि साइकिल में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम होते हैं, या सबस्ट्रेट या प्रोडक्ट दोनों सेम होते हैं। साइकिल हम बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि वहां पर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों सेम होते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलिए हम लोग साइकिल के बारे में देख लेते हैं, साइकिल की बात कर लेते हैं भाई। साइकिल चला ली जाती है। चलिए सबसे पहले हमने देखा कि सर एसिटिल कोएंजाइम ए आया, एसिटाइल कोएंजाइम ए आया सर, कितने कार्बन का? ये भाई साहब हैं 2 कार्बन के कंपाउंड। यहां से सर आपका आ गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक, ये भाई साहब लोग मिले, इनसे रहा नहीं गया, इंटरैक्ट किए और क्या बना लिए सर? यहां पे बना सिट्रेट। क्या बनेगा पहला कंपाउंड? सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। एसिटिल कोएंजाइम में आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर बनाया सिट्रेट, भैया सिट्रेट बनाया। ये सिट्रेट आगे चल के, यही सिट्रेट आगे चल के क्या बनाएगा? इसको बनाना था क्या? यही सिट्रेट आगे चल के बनाता सर आइसोसिट्रेट, बट बीच में एक इंटरमीडिएट बन जाएगा सिस एकोनिटेट। क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बन जाएगा सिस एकोनिटेट, सिस एकोनिटेट मतलब सिस एकोनिटिक एसिड बन जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट होता है। सिट्रेट हमेशा कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, बट सर एम्फीबोलिक पाथवे पढ़ रहे हैं हम लोग। कैसा है? एम्फीबोलिक पाथवे होता है, इसलिए यहां पर सिस एकोनिटेट बीच में एक इंटरमीडिएट भी बनता है, तभी तो एम्फीबोलिज्म होगा सर। सिस एकोनिटेट कन्वर्ट होगा सर आगे चल के आइसोसिट्रेट में, ये बनाएगा सर आइसोसिट्रेट। ये भी 6 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 6 कार्बन का है। ठीक, अब ये आइसोसिट्रेट सर कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में, ये कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो सक्सिनेट में, ऑक्जेलो सक्सिनेट में। किसमें भाई? ऑक्जेलो सक्सिनेट में। यहां पर ऑक्जेलो सक्सिनेट या ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बना और ये भी 6 कार्बन का है, ये भी 6 कार्बन का है सर। अब ये ऑक्जेलो सक्सिनेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, ये बनाएगा सर अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि सर
5 कार्बन का कंपाउंड है। ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट सर, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट फिर से बना लेगा यहां पर सक्सिनिल, ये बनाएगा सर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। यहां पर बन गया सर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फिर से क्या बना लेगा सर, सक्सिनेट बना लेगा या सक्सिनिक एसिड बना लेगा। ये बना लेगा सर सक्सिनेट। क्या बनाया भैया, सक्सिनेट बना लिया। ये ध्यान से सीक्वेंस समझिएगा, बन गया सक्सिनेट। ये सक्सिनेट फिर बनाएगा सर, ये सक्सिनेट आगे चल के बना लेगा फ्यूमरेट। क्या बनाएगा, फ्यूमरेट बना लेगा, फ्यूमरेट बनाएगा। अभी कार्बन भी बता दूंगा। ये फ्यूमरेट फिर बन जाएगा सर मैलेट। ये फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा सर मैलेट, और मैलेट फिर से रीजनरेट कर लेगा ऑक्जेलो एस्टिक एसिड, ऑक्जेलो एस्टिक एसिड। अब ध्यान से समझिएगा, यहां तक 5 कार्बन थे। ऑक्जिलो सक्सिनिक एसिड आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 4 कार्बन का बना हुआ है। सक्सिनेट आपका 4 कार्बन का बना हुआ है। फ्यूमरेट आपका 4 कार्बन का है। मैलेट आपका 4 कार्बन का बना है। कुछ चीजें क्लियर हुई। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इसके पहले सारे के सारे कंपाउंड 6 कार्बन के, इसके बाद सभी कंपाउंड 4 कार्बन के। तो 5 कार्बन का केवल एक कंपाउंड बनता है, या 5 कार्बन का सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है। कहां पर, क्रेब्स साइकिल में, नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। 5 कार्बन सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के बाद 4 कार्बन के कंपाउंड है, और इसके पहले 6 कार्बन के कंपाउंड है। कुछ क्लियर हुआ। 5 कार्बन का एक सिंगल कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये सवाल है, आपसे पूछा जाएगा 5 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है क्रेब्स साइकिल में, नाम बताइए। नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब यहां पर कुछ और बातें देखी जाएं। यहां पर सर कुछ और बातें हम लोग देखते हैं। आप बताइए, अब आपसे सिंपल सिंपल सी बातें पूछी जाएंगी, और मैं सिंपल सिंपल सी बातें आपको समझाता भी चल रहा हूं। टोटल 10 स्टेप प्रोसेस है। ये पहला स्टेप है सर, ये फर्स्ट स्टेप है। विजिबिलिटी है कि नहीं। ये सर सेकेंड स्टेप है, ये भी 10 स्टेप का प्रोसेस है। ये सर थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, ये सर 5वां स्टेप है, ये सर 6ठा स्टेप है, 7वां स्टेप है सर, 8वां स्टेप है, 9वां स्टेप है, और ये सर 10वां स्टेप है। कितने स्टेप की प्रोसेस हो गई, 10 स्टेप की प्रोसेस हो गई। टोटल 10 स्टेप की प्रोसेस ये हो गई। ये 10 स्टेप की प्रोसेस हुई सर। अब कहां पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा, कहां पर डिहाइड्रोजिनेशन होगा, या कहां पर सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होगा, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इवन नंबर सबको पता है, 2 4 6 8 10, 2 4 2 4 6 8 10। तो हमने यहां पर लिखा सर, 2 को छोड़ के हमने लिखा 4 6 8 और 10। यहां पर हमने इवन नंबर लिख लिया सर, 4 6 8 10। इसमें से सर 4 से 6 से और 10 से क्या बनेगा, NaDH2 बनेगा। यहां से सर 3 NaDH2 बनेगा, मतलब रिड्यूसिंग पावर बनेगी। 8 से सर 1 FADH2 बनेगा। ये याद रखिएगा, अभी एंजाइम भी बताऊंगा। आपसे मैंने बोला कि सर यहां पर 3 NaDH2 का फॉर्मेशन हुआ, कहां से, एक 4 वाले स्टेप से, एक 6ठे से, एक 10वें स्टेप से, और 8वें स्टेप से सर FADH2 बन रहा है। 8वें स्टेप से सर FADH2 बन रहा है। प्रणाम अनुराधा जी। 8वें स्टेप से सर FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। 8वें स्टेप में क्या हुआ, FADH2 का फॉर्मेशन हुआ, और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहां पर होगा, ATP कहां पर बनेगा। आप बोलेंगे सर 7वें स्टेप में, 7th स्टेप में आपका क्या बनेगा, सॉरी यहां पर 7वें स्टेप में आपका ATP बनेगा। 7वें स्टेप में ATP या GTP का फॉर्मेशन होगा, ATP या GTP का फॉर्मेशन होगा, ATP या GTP का फॉर्मेशन होगा। 10 स्टेप की प्रोसेस, जिसमें से कहां कहां पर
आपके रिड्यूसिंग पावर बने हैं, आप बोलेंगे सर चौथे, छठवें, आठवें और 10वें में, जिसमें चौथे स्टेप में, छठवें स्टेप में और 10वें स्टेप में क्या बना है, 3 NADH2 बन गए, एक FADH2 8वें स्टेप में बना है और 7वें स्टेप में आपकी एक GTP बनी, क्या बनी है, एक ATP या एक GTP का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम लोग एंजाइम की बात करेंगे सर, कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसे देखेंगे, कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कहां पर कौन से एंजाइम यूज होंगे वो देखेंगे हम लोग। ये आपकी स्टेप की बात हो गई। अगर स्टेप याद करना हो, ये स्टेप याद करना हो तो एक ट्रिक बताया था कल मैं, ट्रिक याद कर लीजिए। स्टेप याद करने के लिए एक ट्रिक बता दे रहा हूं भाई, एक ट्रिक कल बताया था, आज भी लिख दे रहा हूं, लिख लीजिए भैया। आकाश कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, आकाश कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर, श्योर सक्सेस फॉर मेडिकल ऑफिसर, ये ट्रिक है आपकी, ये सीक्वेंस को याद करने का ट्रिक है, कहां कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है उसके लिए ट्रिक है। नहीं चाय नहीं आई भाई, चलिए ट्रिक कैसे है सर, यहां पर ए का मतलब एसिटिल कोएंजाइम है, सी का मतलब सिट्रेट, सी का मतलब सिस एकोनिटेट, आई का मतलब आइसोसिट्रेट, ओ का मतलब ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, के का मतलब ग्लूटारिक एसिड, एस का मतलब सक्सिनिल कोएंजाइम है, एस का मतलब सक्सिनिक एसिड, फॉर का मतलब फ्यूमेरिक एसिड, मेडिकल में एम का मतलब मैलिक एसिड और ओ का मतलब ऑक्जेलिक सक्सिनिक एसिड, OAA। ठीक है ना, श्योर सक्सेस फॉर मेडिकल ऑफिसर। नहीं मैं खुद ही आकाश हूं इसलिए सिंगल ए लिखा गया है, मैं उस आकाश की बात ही नहीं किया हूं, वहां डबल ए रहता है। मैंने अपना किया है प्रमोशन, मैंने अपना प्रमोशन किया है भैया। कभी कभी खुद की तारीफ, खुद का प्रमोशन खुद से कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो ये आपका स्टेप, ये स्टेप वाली बात हो गई सर। अब हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक, चलिए अब यहां पर कुछ चीजें मैं करूंगा डिलीट, इसे मैं कर दूंगा डिलीट। अब मैं बताऊंगा एंजाइम, कहां पर कौन सा एंजाइम यूज होगा। भैया कहां पर कौन सा एंजाइम यूज होगा आप लोग ही बताएंगे, और कहां पर कौन सी प्रक्रिया होगी ये भी आप लोग बताएंगे। बट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहां कहां पर NADH2 और FADH2 बना है, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक। आप बताइए कहां कहां पर NADH2 बना है, मैं बता चुका हूं, आप बताएंगे वैसे ही मैं करूंगा सेट। NADH2 कहां कहां पर बना है, आप बोलेंगे सर चौथे स्टेप में NADH2 बना है, तो लीजिए हमने चौथे स्टेप में NADH2 का फॉर्मेशन करा दिया। ये सर NAD से बना दिया हमने NADH2, NAD+ से सर बना दिया NADH2, बन गया चौथे स्टेप में NADH2। छठवें स्टेप में सर NADH2 बनेगा, फिर यहां पर हमने NAD से बना दिया NADH2, NAD+ से बना दिया सर NADH2, ठीक। उसके बाद सर 8वें स्टेप में आपका क्या बनता है, FADH2 बनता है। हमने सर यहां पर बना दिया FADH2, तो FAD+ से बना दिया FADH2, यहां पर सर बन गया FADH2। अब यहां पर सर 10वें स्टेप में फिर से NADH2 बनता है, बता चुका हूं, तो यहां फिर से NAD+ से बन जाएगा NADH2। ये लेवलिंग आपको आनी चाहिए भैया, हम सारी चीजें बताते चले जा रहे हैं, तो ये आपको भी खुद से करना है। तो हमने यहां पर चौथे स्टेप में NADH2 बना दिया, छठे में NADH2 बना दिया, 10वें में NADH2 बना दिया और 8वें में FADH2 बना दिया। अब यहां पर 7वें स्टेप में सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है सर, यहां पर GDP से GTP बनता है, GDP से सर GTP बनेगा जो कि कपल्ड रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। यहां पर हमने सब्सट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन को भी
दर्शा दिया। चीजें कुछ क्लियर करिएगा, आप लोग खुद से भी करिएगा। यहां पर हमने जो यहां पर चीजें बताई, जो यहां पर चीजें हमने बताई उसको यहां पर हमने इंडिकेट भी कर दिया सर, यहां पर इंडिकेट भी कर दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा एंजाइम के बारे में सर, अब मैं आपसे एंजाइम पूछूंगा सर। फिर से इसे कॉपी करते हैं, अगले पेज पर चलते हैं सर, एंजाइम देख लेते हैं। ठीक, अब चलिए भैया देख लेते हैं सर एंजाइम। क्या देखते हैं भैया? एंजाइम देख लेते हैं। अगर यहां पर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि एसिटिल कोएंजाइम है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, सिट्रेट की सिंथेसिस हो रही है, एंजाइम कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर सिट्रेट की सिंथेसिस हुई, आप बोलेंगे सर सिट्रेट की सिंथेसिस हो रही है, तो हम यहां पर सीक्वेंस लिखते चल रहे हैं। पहले सीक्वेंस में कौन सा एंजाइम लगेगा, दूसरे सीक्वेंस में कौन सा एंजाइम लगेगा, या दूसरे स्टेप में कौन सा एंजाइम, तीसरे में कौन सा, चौथे में कौन सा, पांचवें में कौन सा, बताते चलिएगा भैया। टोटल 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप के एंजाइम लिख लेते हैं। आप बताइए, सिट्रेट की सिंथेसिस हुई, सिट्रेट की सिंथेसिस हुई एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के मिलने पर, तो आप बोलेंगे एंजाइम होगा सर सिट्रेट, सिट्रेट सिंथेटेज, सिंथेटेज। ऐसा एंजाइम जो सिट्रेट की सिंथेसिस कराए, सिट्रेट सिंथेटेज बोलेंगे। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं सर, यहां पर सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सिस एकोनिटेट में, तो यहां पर एंजाइम जो होता है सर उसका नाम क्या है? आप बोलेंगे सर यहां पर जो एंजाइम होता है, यहां पर जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा सर सिस, यहां पर जो एंजाइम होगा उसका नाम एकोनिटेज, एंजाइम होगा सर एकोनिटेज। और एकोनिटेज की एक्टिविटी के लिए चाहिए Fe+2, Fe+2 चाहिए। क्या चाहिए भैया? Fe+2 चाहिए। चलिए यहां पर देखिए, अब हम लोग फिर से देखते हैं, बात मत करिए। यहां पर जब सिट्रेट बना तो कोएंजाइम में यहां पर रिलीज हो गया होगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, कोएंजाइम में यहां पर आपने रिलीज करा दिया, अच्छी बात है। हमने यहां पर देखा सर कि फिर से सिस एकोनिटेट आपका बन रहा है आइसोसिट्रेट, तो यहां पर जो एंजाइम यूज होगा उसका भी नाम होगा एकोनिटेज। कौन सा एंजाइम होगा? एंजाइम होगा। और एक्टिविटी के लिए चाहिए इसके भी Fe+2, Fe+2। अब यहां पर सिस एकोनिटेट से बन गया आइसोसिट्रेट, और आइसोसिट्रेट सर कन्वर्ट हो रहा है ऑक्जेलोसक्सिनेट में। यहां पर सर आइसोसिट्रेट का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोजन रिलीज होगा, और जब हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो Na+ ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, यहां बना दिया NaDH2। आप बताइए NaDH2 यहां बन रहा है, एंजाइम कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर एंजाइम हो जाएगा सर डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम हो जाएगा सर डिहाइड्रोजिनेज। क्या होगा भैया? डिहाइड्रोजिनेज। और यहां इसकी एक्टिविटी के लिए चाहिए, डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए चाहिए Mg+2। क्या चाहिए भाई? Mg+2 चाहिए, Mg+2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिट्रिक एसिड बना तो सिट्रेट सिंथेटेज, सिस एकोनिटिक बना तो एकोनिटेज, सिस एकोनिटिक से आइसोसिट्रेट बना तब भी एकोनिटेज। यहां पर दोनों की एक्टिविटी के लिए Fe+2। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हुआ ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में, ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन बाहर हुआ, हाइड्रोजन Na+ से क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। तो यहां पर आप बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे सर यहां पर एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज। अब यहां पर ऑक्जेलोसक्सिनेट 6 कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का अल्फा की ग्लूटारिक एसिड बन रहा है, मतलब 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अगर एक CO2 रिलीज हुआ, इसका मतलब एंजाइम होगा डीकार्बोक्सिलेज, एंजाइम होगा डीकार्बोक्सिलेज, एंजाइम होगा डीकार्बोक्सिलेज। एंजाइम क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेज। यहां पर आप एंजाइम लिखेंगे सर डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम हुआ भैया? डीकार्बोक्सिलेज। 5 एंजाइम तक हमने देख लिया। अब छठे एंजाइम की बात करते हैं सर। छठे स्टेप में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा? छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। 6, 7, 8, 9, 10
ठीक, चलिए, हाँ डी कार्बोक्सिलेज के लिए डी कार्बोक्सिलेज के लिए, हाँ सॉरी क्या लिख दिया, Mg+2 लिख दिया क्या, Mn+2 होगा भाई, गलती हो गई, Mg+2 नहीं Mn+2, सही है Mn+2, फॉल्ट हो गया था, कोई बात नहीं। अब छठे स्टेप की ओर चलते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड था, बना सक्सिनिल कोएंजाइम में। यहां एक चीज आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 कार्बन का कंपाउंड 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, एक CO2 रिलीज हुआ। अभी हम लोग लिंक रिएक्शन पढ़े हैं, लिंक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा था, NaDH2 बन रहा था और एसिटिल कोएंजाइम A भी बन रहा था। डी कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो छठवां स्टेप क्या है, छठवें स्टेप में आप बोलेंगे सर पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जैसा यहां पर होगा, मतलब यहां पर छठे स्टेप में डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यूज होगा। क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यूज होगा। छठे स्टेप में क्या होगा सर, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यूज होगा। यहां पर एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कैसे सर, अभी हम लोग लिंक रिएक्शन सर पढ़ के आए हैं, और लिंक रिएक्शन में सर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराने के लिए डी कार्बोक्सिलेज था, NaDH2 के लिए डिहाइड्रोजिनेज था, और एसिटिल कोएंजाइम में वहां बनाने के लिए ट्रांस एसिटिलेज था। इसका मतलब 3 एंजाइम मिलकर एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम बना रहे थे। तो वहां पर पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज था, यहां पर क्या होगा, डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा। तो छठे स्टेप में डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम यूज होता है, और ये स्टेप आपको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन या लिंक रिएक्शन जैसी दिख रही है कि नहीं, लिंक रिएक्शन नहीं है, बट ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपकी क्रेब्ज साइकिल में भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम में बनाएगा तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ये मुझे बताना था। ठीक, अब सातवें स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज होगा, तो यहां पर सर सक्सिनिल कोएंजाइम में 4 कार्बन का कंपाउंड है, सक्सिनेट बना रहा है, यहां पर सर GTP या ATP बन रहा है। सर यहां पर GTP या ATP बन रहा है, और ATP का बनना, ATP का टूटना, ये काइनेज मीडिएटेड होता है। तो एंजाइम क्या होगा सर, 7वें स्टेप में एंजाइम होगा थायोकाइनेज। 7वें स्टेप में एंजाइम होगा सर थायोकाइनेज, थायोकाइनेज, थायोकाइनेज। ठीक, यहां पर एंजाइम हो जाएगा सर थायोकाइनेज। अब 8वें स्टेप की ओर बढ़ते हैं सर, यहां पर सक्सिनिक एसिड है या सक्सिनेट है, ये कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट में, यहां पर भी हाइड्रोजन निकलेगा। इसका मतलब यहां पर जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा, यहां पर जो एंजाइम होगा, नहीं Mg+2 नहीं होता डिहाइड्रोजिनेज के टाइम पर, यहां पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। डिहाइड्रोजिनेज के टाइम पर भाई जो इसके लिए चाहिए एक्टिवेटर वो ये Mn+2 होता है, Mg+2 नहीं होता, वो हमसे गलती से हो गया था। डिहाइड्रोजिनेज वाले में कर दिए हैं क्या, अच्छा चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये सही लिखा गया था भाई, ये Mg+2 होगा, यहां पर Mn+2 होना चाहिए ना, डी कार्बोक्सिलेज में Mn+2 होगा, डी कार्बोक्सिलेज के लिए Mn+2 होगा, डिहाइड्रोजिनेज में Mg+2 होगा। सही बताया रश्मि जी ने, हमको करना यहां था डी कार्बोक्सिलेज में, हमने डिहाइड्रोजिनेज में कर दिया था, अभी चीजें ठीक हो गई। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 8वें स्टेप में हमने देखा यहां पर कि ये सक्सिनेट जो है सक्सिनिक एसिड फ्यूमरेट में चेंज हो रहा है, यहां पर भी सर FADH2 बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन तो रिलीज होगा, मतलब यहां पर जो एंजाइम होगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज, और सक्सिनेट लिखा है मतलब सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। तो यहां पर हम लिखेंगे सर एंजाइम आपका सक्सिनेट, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। 8वें स्टेप में एंजाइम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आप मुझे ये बताइए, हाँ अभी सही हो गया, वो दरअसल हमको डी कार्बोक्सिलेज में Mn+2 लिखना था, हमने ध्यान नहीं दिया, डिहाइड्रोजिनेज वाले के सामने डिलीट करके लिख दिया था, जब हमने दोबारा देखा तो चीजें क्लियर हुई। आप मुझे ये बताइए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पाया कहां जाता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज सर पाया कहां जाएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहां पाया जाएगा सर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कहां पाया जाएगा,
सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पाया कहाँ जाएगा? आप बोलेंगे सर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये भाई साहब पाए जाते हैं, ये सैड होते हैं, इसको सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज बोला जाता है, मतलब उदास टाइप का रहता है। इसके सारे के सारे भाई बंधु मैट्रिक्स में होते हैं, भाई साहब इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं। चीजें क्लियर? 9वें स्टेप की बात करें सर, फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा, यहां पर इंजाइम होगा फ्यूमरेज, इंजाइम होगा सर फ्यूमरेज, इंजाइम होगा फ्यूमरेज। और यहां पर हमने देखा सर मैलेट से फिर से ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बन रहा है, बट यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है मैलेट का, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADH2 NAD ने NADH2 को बनाया, इसका मतलब सर यहां पर इंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज। और कैसा डिहाइड्रोजिनेज? आप बोलेंगे सर मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। यहां पर भी इंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज और पूरा नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम हुआ भैया? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, चलिए भैया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। यहां तक चीजें क्लियर हुई आप लोगों की? इंजाइम क्लियर हुआ कि नहीं? अब एक बार फिर से साइकिल देखकर इंजाइम देखते हैं। ऑक्सैलोएस्टिक एसिड एस्टिल कोएंजाइम के मिलने से सिट्रेट बना, यहां पर सिट्रेट सिंथेटेज यूज होगा, कोएंजाइम में बाहर हुआ, सिट्रेट सिंथेटेज से सिस एकोनिटिक एसिड बना, एकोनिटेज यूज हुआ, एकोनिटिक एसिड से फिर से आइसोसिट्रेट बना, एकोनिटेज यूज हुआ। इन दोनों की एक्टिविटी के लिए, एकोनिटेज की एक्टिविटी के लिए Fe+2 चाहिए। आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना, यहां पर एंजाइम होगा डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी के लिए Mg+2 चाहिए। यहां पर फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बनाएगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, मतलब यहां पर एंजाइम यूज होगा, उसका नाम होगा, आप बोलेंगे सर डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी के लिए चाहिए Mn+2। यहां पर 5 कार्बन के कंपाउंड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना, इसका मतलब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है और आपका NADH2 बन भी रहा है, तो यहां पर जो एंजाइम यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सक्सिनिल कोएंजाइम में से फिर बनेगा सक्सिनेट और यहां पर भी कोएंजाइम में क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, यहां पर कोएंजाइम में रिलीज हो जाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम में बना लेगा सक्सिनेट। एंजाइम जो होगा उसका नाम क्या होगा? क्योंकि यहां पर बन रहा है GTP, तो एंजाइम होगा थायोकाइनेज। सक्सिनेट से बन जाएगा फ्यूमरेट, एंजाइम होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहां पर FADH2 का फॉर्मेशन होगा, फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा, एंजाइम होगा फ्यूमरेज, और मैलेट से बन जाएगा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, एंजाइम होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। चलिए रमेश सर क्या बोल रहे हैं भाई? चलिए कोई बात नहीं रमेश भाई, आराम से क्लास करिए। चलिए एंजाइम क्लियर हुआ आप लोगों का? एंजाइम क्लियर हुआ? अब मेरा कुछ सवाल रहेगा आप लोगों से, आप लोग ही बताइएगा। यहां पर बताइए कौन कौन से स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ? बताइए कौन कौन से स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ? आप बोलेंगे सर स्टेप, या ऐसा लिख सकते हैं 4 स्टेप्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन 4 स्टेप में हुआ है सर। कहां कहां पर सर? चौथे में, छठवें में, 8वें में और 10वें में। जहां जहां पर रिड्यूसिंग पावर बनी है वहां वहां पर क्या हुआ है सर? ऑक्सीडेशन हुआ है। 2 जगह डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है सर, तो हमने लिखा 2 स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। अब कौन कौन से स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ पीछे चल के देख लेते हैं। आप बोलेंगे सर 5वें स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और 6वें स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। तो 5वें और 6वें स्टेप में सर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, 5वें और 6वें स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। अब सर एक स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूं 1 स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन।
बताइए कौन से स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। मैं यहां पर आपको साइकिल दिखा दे रहा हूं। क्रेब्ज साइकिल के कौन से स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। रमेश जी आराम से भी क्लास कर लीजिए, फिर हम खुद ही बता देंगे कि हम कहां से हैं। ठीक है रमेश जी, आइए इधर बोर्ड की तरफ आइए भैया। अरे कर लेंगे रमेश जी, आईडी सेव हो जाएगी भैया, परेशान मत होइए, हम खुद ही बता देंगे भाई, हम हैं ना बताने के लिए। यहां पर बताइए कहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्रेब्ज साइकिल में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कौन से स्टेप में होगा, बताइएगा भैया। क्रेब्ज साइकिल में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन आप बोलेंगे सर छठे स्टेप में, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनेगा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, NADH2 बन रहा है और कोएंजाइम ए का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो आप बोल देंगे सर यहां पर 6 नंबर स्टेप। और कहां पर SLP हुआ, वन स्टेप ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, आप बोलेंगे सर 7वां स्टेप है। 7वें स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन आपको देखने को मिलेगा। 7वें स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन आपको देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं है, अरे कोई बात नहीं, आते हैं, कोई समस्या नहीं है, लोग आते हैं, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। कहां कहां ऑक्सीडेशन हुआ पता चला आप लोगों को। ये रहा आपका साइकिल, साइकिल में कुछ समझ में ना आया हो तो पूछिए। ये है भैया आपका क्रेब्ज साइकिल, मैं इसे थोड़ा सा और बढ़िया से लिख दे रहा हूं। क्रेब्ज साइकिल हो गया आपका। अब यहां पर अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए, साइकिल में कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए भैया। 4 जगह ऑक्सीडेशन हुआ है, वहां पर रिड्यूसिंग पावर बनी है। 7वें स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हुआ है। चौथे 8वें और 10वें स्टेप में NADH2 बना है। 8वें स्टेप में आपका FADH2 बना है। 7वें स्टेप में आपकी GTP बनी है। उसके बाद कार्बोक्सिलेशन आपका 5वें और 6वें स्टेप में हुआ है और 6वें स्टेप में आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। चीजें क्लियर हुई। एक और आपका पॉइंट यहां पर क्रेब्ज साइकिल में बचा रह गया है, एम्फीबोलिक नेचर ऑफ क्रेब्ज साइकिल। उसको कल की क्लास में हम आपको बताएंगे, उसको हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अगर कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप बताइए भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज आज की क्लास को फिर हम लोग ऑफ करेंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई आप लोगों की, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। बहुत बढ़िया। सर वॉइस प्रॉब्लम कर रही है, अभी भी हो रही है वॉइस प्रॉब्लम, अभी ठीक है कि नहीं भैया। चलिए तो बैच से रिलेटेड जानकारी ले लेते हैं कुछ भाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टोटल 3 बैच हमारे चल रहे हैं। BPSC TRE 4.0 साइंस के लिए, NVS TGT साइंस 2024 के लिए, MP टेट वर्ग 2 मेंस के लिए, मेंस साइंस के लिए 3 नए बैच चल रहे हैं, जिसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स और मेंटरशिप मिलेगी। आपको पढ़ाएंगे कौन कौन, तो केमिस्ट्री की क्लास आपका डॉक्टर महेश सिंह सर लेंगे, बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा मतलब आपके आकाश सर पढ़ाएंगे, और फिजिक्स आपके मुस्तफा सर पढ़ाएंगे। यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए 9628959237। जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को क्या कर सकते हैं भाई, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।